Hello students, welcome back. So students, today we are going to start our chapter Human Body and Organ System. Okay? So इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शन. तो ब्लड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे. मींस ब्लड क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इसके फंक्शंस क्या होंगे, किससे मिलकर हमारा ब्लड बना होता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसे. ब्लड, तो ब्लड हमारे पास कैसा होगा, कौन से कलर का हमारा ब्लड होता है, लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है या फिर ये हमारे पास यहाँ पे सॉलिड में होगा, किस तरह से ये होगा. ओके, सो ब्लड हमारे पास कैसा होगा. ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड मटेरियल. कैसा होता है, रेड कलर फ्लूइड मटेरियल ये हमारा होता है. ओके, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब यहाँ पे जो टिश्यूज हमारे होते हैं ये उनको कनेक्ट करता है ना. So it is fluid connective tissues. Okay, the oxygenated blood is deep red colored. तो oxygenated जो blood होता है वो बहुत deep, एकदम red, बिल्कुल मेहरून हम कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे red कलर में होगा oxygenated blood हमारा. All right, so अगर आप इसके टेस्ट की बात करते हैं, ब्लड के टेस्ट की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, सॉल्टेड होता है, थोड़ा सा सॉल्टी होगा. अगर कभी आपके मुंह में अगर जैसे का ब्लड आ गया हो माउथ में, तो आपको टेस्ट दांतों से जैसे आ गया हो तो टेस्ट आपको आएगा कैसा, सॉल्टी, थोड़ा सा सॉल्टेड लगेगा. ओके, सो इसके पीएच की अगर हम बात करें तो इसका पीएच कितना होगा, 7.4. ओके, सो नॉर्मल जो अगर ब्लड की हम बात करते हैं, हेल्दी ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो उसका पीएच कितना होता है हमारे पास में, 7.4. सो हम कह सकते हैं यहाँ से 7.35 से 7.45 के बीच में अगर किसी भी ह्यूमन का ब्लड का पीएच आ रहा है तो वो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल होगा. लेकिन अगर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम आता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा. क्लियर. सो पीएच आपको पता होना चाहिए ब्लड का, राइट. अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड है वो किससे मिलकर बना होता है, ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होंगे. ओके, सो जो ब्लड है हमारा वो किनसे मिलकर बना होगा. ब्लड इज मेड अप टू कंपोनेंट्स. कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स होंगे हमारे. फर्स्ट है हमारे पास में यहाँ प्लाज्मा एंड सेकंड होगा ब्लड सेल्स. ओके, सो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में हमारे पास में यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे. यहाँ पे ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स हो गए, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. लेकिन प्लाज्मा के अंदर भी हमारे पास में कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड सेल्स भी अलग अलग टाइप की होती है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पे प्लाज्मा हमारा हो गया. ओके, जो ये येलो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज प्लाज्मा. ओके, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्लड सेल्स हो जाएंगे. ओके, सो प्लाज्मा की बात करते हैं हम, तो प्लाज्मा किनसे मिलकर बना होगा हमारा, देखते हैं. प्लाज्मा में हमारे पास 90 से 92% वाटर होता है. अगर ये पूरा मेरे पास में यहाँ पे प्लाज्मा है तो इसमें 92%, 90 से 92% क्या होगा, वाटर होगा. ऑलराइट, हम यहाँ पे ब्लड की बात नहीं कर रहे. ब्लड में 90-92% यहाँ पे वाटर नहीं है. ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना है, 90%. ओके, एंड 6 से 8% यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, प्रोटीन्स होंगे. ओके, सो 6 से 8% प्रोटीन, 90 से 92% वाटर होगा एंड 1 से 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे. ऑलराइट, सो ये सब हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं किसमें, प्लाज्मा में. अब हम बात करते हैं यहाँ पे एल्ब्यूमिन की. ओके, सो जो एल्ब्यूमिन हमारे पास में यहाँ होता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में, डिस्ट्रीब्यूट द वाटर ऑल ओवर द बॉडी. ये जो हमारे पास कंपोनेंट होता है ये क्या करता है, पूरी बॉडी में वाटर पहुंचाने का काम करता है. क्या काम करता है, पूरी बॉडी में वाटर सप्लाई का काम करेगा. सो डिस्ट्रीब्यूट द वाटर ऑल ओवर द बॉडी. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ग्लोब्यूलेंस. ओके, ये क्या काम करता है हमारा, देखिए यहाँ पे अगर ग्लोब्यूलेंस है हमारे पास में तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. किससे प्रोटेक्ट करेगा, जो हमारे पास कोई भी जर्म्स आते हैं, बॉडी पे कोई भी जर्म्स वगैरह आ रहे हैं तो उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारा ग्लोब्यूलेंस जो है वो प्रोटेक्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन की. ओके, तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स है इनका क्या काम होगा. देखो ये दोनों जो हमारे पास है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, रेड एंड येलो. ओके, ये दोनों कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस. ब्लड क्लोटिंग
प्रोसेस जो है आपको अच्छे से पता होगा, जैसे कई बार हमें चोट लग जाती है, ओके, है ना, तो कोई भी वेसल है या फिर वो जैसे कि उसमें चोट आ गई, बॉडी में हमारी कहीं चोट आ जाती है, तो उससे ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, ओके, ब्लड रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा ब्लड रिलीज होते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रुकता भी है, ओके। तो इसे जैसे ही वहां पे क्या होता है, जैसे चोट लगती है, ब्लड थोड़ा निकलता है, फिर उसके बाद में रुक जाता है, तो इसे बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई वेसल में कोई भी क्रैक आ गया, ओके, तो ब्लड जहां से निकलता है ना, उस जगह से निकल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, क्लोट हो जाएगा, जिससे मतलब जम जाएगा, जिससे आगे ब्लड निकलेगा नहीं, बॉडी से ब्लड लॉस नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वरना अगर कभी चोट हमें लग जाए तो ब्लड हमारा रिलीज होता ही जाएगा, और ऐसे तो डेथ भी हो सकती है किसी भी ह्यूमन की, ओके। सो ये हमारा किस में काम आता है, ब्लड क्लोटिंग में। एंड इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं, कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके। सो ये जो इनऑर्गेनिक आयंस है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम की हम बात करें, ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, मसल्स जो हमारी होती है, इनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। कौन करता है, ये हमारे 2 कंपोनेंट्स, ओके, आयंस जो अभी हमने देखे, ओके। सो आपको ध्यान रखने हैं इनके फंक्शंस के बारे में भी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड सेल्स की। तो अब तक हमने बात की किसकी, प्लाज्मा के बारे में, राइट। तो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया है डिटेल में, ब्लड में हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सेल्स के बारे में। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं, इनके बारे में आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, ओके। सो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास ब्लड सेल्स। तो ब्लड के अंदर हमने प्लाज्मा के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। सो फर्स्ट ब्लड सेल हमारी कौन सी होगी, आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो इसका नाम आरबीसी शॉर्ट फॉर्म हमने रख दिया है, बिकॉज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बार बार बोलना बहुत बड़ा हमारा हो जाता है, ओके। तो ये किस टाइप की होती है, दिखने में कैसी होती है, या फिर इसका कलर कैसा होता है। सो ये स्मॉल होती है, सर्कुलर होती है, एन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, ओके। तो स्मॉल होंगी ये, एंड इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, और सर्कुलर ये होगी। अब इसका कलर रेड क्यों होता है, दीज सेल्स अपीयर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो इन सेल्स का, आरबीसीज का जो कलर होता है वो रेड होता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये किस काम आता है, इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होगा। सो ये अगर हमारी कोई आरबीसी है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है, ओके। एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। और जब ये इसमें डिजॉल्व होता है तो ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और उसी की वजह से ऑक्सीजन भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, बिकॉज ऑर्गन्स को ब्लड की नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड होगी, करेक्ट। सो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ये आपको ध्यान रखना है। ये आरबीसी का एक फंक्शन भी हो गया, ओके। इस तरह से वेसल में हमारा जो आरबीसीज है वो फ्लो होती है, राइट। एंड 50 to 60 lakh RBCs are present in each cubic milliliter of blood। अगर यहाँ पे हम बात करें 1 मिलीलीटर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कितनी आरबीसीज होंगी, 50 to 60 लाख। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी छोटी होती है, ओके। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड की, तो अगर ये हमारे पास में ये अगर ब्लड है और उसमें अगर हम देखते हैं आरबीसीज को, तो आपको बहुत सारी नजर आएंगी, 50 to 60 लाख नजर आएंगी, किसमें, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, ओके। सो इतने से ब्लड में आपको बहुत सारी यहाँ पे लैक्स में आपको आरबीसीज यहाँ पे काउंट होगी। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, ओके, एंड लाइफ फॉर अबाउट 100 to 127 डेज। जो आरबीसीज होती हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है, ओके। एंड अगर हम बात करें कि जिंदगी कितनी होती है, लाइफ कितनी होती है, मतलब कितने टाइम तक ये रहती है। सो 100 से 127 डेज, आप कह सकते हैं यहाँ से 3 से 4 मंथ, ओके। 3 से 4 मंथ तक हमारी जो आरबीसीज है वो रहती है, उसके बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है, ओके। सो ये रेड बोन मैरो एंड ये रेड ब्लड सेल्स, ओके। इसका पिक्चर भी आपको यहाँ शो हो रहा है, करेक्ट। सो आरबीसीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल्स की, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और ये है हमारी
WBC। तो ये सेकंड हमारा यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सेल होगा। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसे हम वाइट क्यों कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। सो दीज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये थोड़ी सी वाइट आपको नजर आएगी, है ना, वैसे तो कलरलेस है बट हम इसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से ये होती है, इसका पिक्चर भी आपको शो हो रहा है, राइट। 5000 to 10,000 WBCs आर प्रेजेंट पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, सो अगर हम बात करें पर मतलब वन क्यूबिक मिलीमीटर की, तो इतने ब्लड में कितनी WBCs होंगी, 5000 to 10,000। तो अगर हम देखें इसे तो ये RBCs के कंपैरिजन में बहुत कम है, वो हमारी लैक्स में थी और ये हमारी थाउजेंड्स में है। क्लियरली यहाँ लिखा है ये कैसी होती है, लार्ज होती है। तो WBC जो है वो ऑब्वियसली RBC से क्या होंगी, लार्ज होगी अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें। ओके, सो इतने ब्लड में आपको मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब जो अगर ब्लड है तो उसमें आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, 5000 to 10,000 WBCs मिलेगी। क्लियर। 5 टाइप्स ऑफ WBCs आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे WBCs जो हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। तो 1 by 1 मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ। फर्स्ट होता है बेसोफिल्स। तो ये हमारे पास है क्या, बेसोफिल्स। ओके, तो ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है ये कौन सी WBC है हमारी, ये हमारी WBC कौन सी होगी, बेसोफिल्स। सेकंड है यहाँ पे हमारे पास आइसोनिफॉल्स, ठीक है। सो जो ये हमारी इयोसिनोफिल्स जो WBC है वो कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स कैसी होगी, लाइक दिस। एंड फोर्थ है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स कुछ इस तरह से होगी। एंड बात करते हैं लास्ट, सो ये है लिम्फोसाइट्स। तो ये कैसी हो गई हमारी, कुछ इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी कैसी है, कुछ वाइट वाइट सी आपको नजर आएंगी। अगर बहुत ज्यादा डीप में देखते हैं तब आपको कुछ कलर यहाँ नजर आएगा, इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, WBC कहते हैं। क्लियर। सो WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। तो WBCs भी कहाँ हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होती है। ऑल राइट। एंड WBCs एक्ट एज सोल्जर्स इन आवर बॉडी। तो WBCs किस तरह से प्रेजेंट रहती है हमारी बॉडी में, एक सोल्जर की तरह। जैसे एक कंट्री के लिए एक स्टेट के लिए सोल्जर्स होते हैं, उसके किसके लिए, रक्षा के लिए, ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरह से जो WBC है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो WBCs एक्ट एज सोल्जर्स इन आवर बॉडी। जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी वायरस होते हैं, उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, लड़ती है, ओके, फाइट करती है। सो फंक्शन इसका क्या हो गया हमारे पास, दीज सेल्स अटैक द पैथोजेंस एंटरिंग आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोबियल डिजीज। तो जो छोटी मोटी बीमारियां हमारी होती है, छोटी सी जैसे कोई भी छोटी मोटी बीमारियां हो गई, या फिर कोई भी अगर जैसे जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, तो ये जो WBC है ये उस पर अटैक करती है, उनसे फाइट करती है एंड हमें सेव, हमारी बॉडी को सेव करती है, छोटी मोटी बीमारियों से बचाती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्लेटलेट्स की। ओके, सो फर्स्ट RBC, सेकंड इज WBC, थर्ड इज प्लेटलेट्स। ओके, सो ये प्लेटलेट्स क्या होगी, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क शेप्ड। तो ये सबसे छोटी होती है, ओके, एंड किस शेप में होती है, डिस्क शेप में होती है। तो ये RBC से भी छोटी हो गई। ओके, एंड 2.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स हमारी प्रेजेंट होती है पर मिलीमीटर क्यूब में। ओके, मतलब 1 मिलीमीटर अगर हमारे पास 1 मिलीमीटर क्यूब हमारे पास में ब्लड है तो उसमें कितनी यहाँ पे प्लेटलेट्स होगी, 2.5 से 4 लाख। ओके, सो ये हमारी प्लेटलेट्स है जो आपको ये डिस्क जैसी शेप में नजर आ रही है ब्लड में। ओके, एंड इसके फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, सो इसका फंक्शन क्या होगा, प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में। ओके, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था प्लाज्मा के लिए, लाइक दिस। ओके, एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड की अब हम बात करते हैं। तो जो भी हमने ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े वो सब आपको ध्यान रखने हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ जो फंक्शंस थे मैंने आपको पहले भी बता दिए थोड़े, अब डिटेल में आपको अगर फंक्शंस पूछे जाते हैं तो आप किस तरह लिखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो कोई भी गैसेस है, ठीक है, तो वो किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होगी हमारी बॉडी में, लाइक ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन है
तो ऑक्सीजन जैसे हमने यहाँ पे इनहेल की, तो लेकिन ये हमारी पूरी बॉडी में कैसे जाएगी, ऑर्गन्स को कैसे मिलेगी, हर एक टिश्यू को कैसे मिलेगी, हर एक सेल तक कैसे जाएगी। सो ऑक्सीजन इज कैरिड वाया ब्लड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ओके, तो क्या किया जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में कैसे, जब हम लंग से लेते हैं ऑक्सीजन तो वो ब्लड में जाती है, मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन, राइट। सो हीमोग्लोबिन के जरिए वो हमारे ब्लड्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है एंड उसी तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो टिश्यूज से हमारे लंग्स को आती है एंड हम उसे एक्सहेल करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी बॉडी में गैसेस का क्या होता है, ट्रांसपोर्शन होता है, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं एंड इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कोई भी न्यूट्रिएंट है तो उसका भी ट्रांसपोर्शन किससे होगा, हमारा ब्लड से ही होगा। सिंपल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स आर टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच सेल इन द बॉडी। सो देखो, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमने खाना खाया, फूड खाया, तो वो खाना खाने के बाद उस क्या होता है, ब्रेक होता है ना, जैसे जैसे हम कहते हैं डाइजेशन। सो ग्लूकोज बनता है, उससे एमिनो एसिड्स बनते हैं, कोई भी अगर कोई भी प्रोटीन है या फिर न्यूट्रिएंट्स कोई भी हो, तो वो सारे क्या होते हैं, ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, उनके साथ अटैच हो जाते हैं और पूरी बॉडी तक सर्कुलेट होते हैं और हमारे ऑर्गन्स को वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, सेल को न्यूट्रिशन मिल जाता है, राइट। तो ट्रांसपोर्शन जो होता है, गैसेस की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, वो सब हमारा ब्लड के जरिए होता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे गैसेस का बात करें हम, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात करें, उसी तरह से वेस्ट मटेरियल का होता है। सो nitrogen waste like ammonia, urea, creatine are released by tissues into blood which carries those to kidney for excretion. Okay, so कोई भी अगर जैसे हमारी सेल है उसमें वर्क हो रहा है, तो कोई भी अगर जैसे जो हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई भी मटेरियल ऐसा हो, वेस्ट मटेरियल हम कहते हैं, जैसे वो अगर हमें बाहर निकालना है तो वो कैसे जाएगा, पहले ब्लड में, वो कोई सेल है जैसे या फिर कोई भी ऑर्गन है, तो सेल से वो पहले ब्लड में जाता है, देन उसके बाद ब्लड के जरिए होकर वो किडनी और एक्सक्रीशन से हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है वेस्ट मटेरियल। ओके, सो ये जो काम हो रहा है वो भी किसके जरिए हो रहा है, ब्लड के जरिए हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्शन जो हो रहा है या ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो ब्लड के जरिए होता है, राइट। बाकी काम कौन करता है, हमारा किडनी एंड एक्सक्रीशन पार्ट। क्लियर। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। सो हार्मोन्स और एंजाइम्स भी हमारे बिल्कुल इसी तरह से क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ देयर एक्शन। जैसे कोई भी अगर ग्लैंड है तो वहाँ से अगर कोई भी हार्मोन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ से प्रोड्यूस होकर वो हमारा ब्लड में मिलता है, ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड जहाँ भी उसकी ज़रूरत है वो वहाँ पे जाता है, राइट। तो पूरा सर्कुलेशन का, ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, उसको ले जाने का, मतलब ये जो एंजाइम है इसको ले जाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड करता है, करेक्ट। एंड बात करते हैं अब थर्मोरेगुलेशन की। तो थर्मोरेगुलेशन में भी हमारा ब्लड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस बाय वैसोडिलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, सो इन दोनों प्रोसेस की वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, राइट। तो जो हमारे पास ये दोनों प्रोसेस होते हैं, हीट का लॉस होना एंड जैसे हमारी बॉडी अगर बहुत ठंडी हो गई है, ठीक है, तो हीट हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एंड अगर हमारी बॉडी बहुत गर्म हो गई है तो क्या होता है, फिर हमारा हीट यहाँ पे क्या होगी, हमारी हीट लॉस होगी, राइट। तो इससे क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वो काम भी कौन करता है, ब्लड करता है, राइट। मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम इन द बॉडी। तो कुछ जैसे कि अगर हमारे मिनरल्स हैं उनको मेंटेन करने का, उनको बैलेंस करने का, मतलब वो कम है ज़्यादा है, उनको मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है, हमारा ब्लड करता है, राइट। इफ ब्लीडिंग ऑक्यूर्स एट द इंजरी, प्लेटलेट्स एंड अ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिनोजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम अ क्लोट एंड सील द इंजरी। तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है, मैंने आपको बताया था, है ना, तो वहाँ पे अगर जैसे कोई भी जैसे हैंड में मेरे इंजरी हो गई तो ब्लड अगर निकल रहा है तो
क्या होता है अपने आप, अगर आपने कोई जैसे छोटी मोटी चोट है, अगर आपने कोई क्रीम नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाया, देन अपने आप धीरे से वो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है उसकी वजह से होता है, राइट। तो ये भी हमारा इसका क्या हो गया? वर्क हो गया, फंक्शन हो गया, राइट। सो जैसे यहाँ पे हल्का सा कट लग गया, अपने आप में हैंड में जैसे कट लगा, अपने आप ही क्या होगा? ब्लड यहाँ पे निकलना बंद हो जाएगा। ओके, किसकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। तो एंटीबॉडीज होती हैं जो क्या करती हैं? हमारी जैसे कि माइक्रोब से या फिर हार्मफुल पार्टिकल से उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो हमारे ऐसी पार्टिकल्स होंगे, है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज बोलेंगे। क्लियर? सो आपने यहाँ पे ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया, इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।